नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर। हम कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दूसरा अध्याय विलयन प्रारंभ किया था और उसमें हमने सांद्रता की इकाइयों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे, सर ये मोलरता, नॉर्मलता, ये तो कोर्स में है ही नहीं, आपने पढ़ा दिया। और कोर्स के अंदर द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो कोर्स में है वो आपने कराया नहीं। तो देखो, आप केवल पढ़ने पे ध्यान दो, क्या है क्या नहीं है, कहां से क्या पूछा जाएगा, जो अब हम बता रहे हैं आप उसकी तैयारी करते रहो। अभी चैप्टर खत्म थोड़ी हुआ, कोई भी चीज होगी करवा देंगे। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत अगर देखा जाए तो मैंने बता दिया था, बस आपको केवल उसके साथ क्या करना है, इंटू 100 कर देना है, वो चीज बन जाएगी। चलो कोई बात नहीं, अपन आज उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि क्लास में जो देरी हो रही है उसको लेकर बात करते हैं। देखो क्या कि आपको पता है कि हमने एक विशेष श्रृंखला हमने चला रखी है, टारगेट 100। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर क्लास रेगुलर डालो, हम भी यही कोशिश करते हैं कि क्लास रेगुलर डाले। लेकिन देखो, हमने एक 10th क्लास के बच्चों के लिए एक विशेष हमने श्रृंखला चला रखी थी, टारगेट 100, जिसके तहत हम सामाजिक और गणित का जो है वो कोर्स कंप्लीट करा रहे 25 जून तक। तो देखो क्या कि जो क्लासरूम जो है ज्यादातर उसमें बिजी रहता है, और अभी यही हमारे पास कैमरा स्टैंड सब एक ही है, तो ज्यादा हम उतना अवेलेबल नहीं करा पाते। और तो दूसरी चीज क्या है कि मैं खुद वहां पर क्या है कि एसएस की क्लास ले रहा हूँ, सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मैं भी उधर बिजी रहता हूँ, इसलिए इतना समय नहीं मिल पाता है, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप सीधा कॉल करके बताएं, जो जो समस्या है उसका समाधान तो हम कर रहे हैं। बाकी आप अगर आपके कुछ छोटे भाई बहन है जो 10th क्लास के अंदर है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप अडाना एजुकेशन सर्च कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको टारगेट 100 के नाम से आपको प्लेलिस्ट के अंदर आपको सोशल साइंस और मैथ के दोनों के जो वीडियो है आपको कंप्लीट मिलेंगे, कंप्लीट कोर्स के हिसाब से। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां अगर आप के छोटे भाई अगर रिवाइज करते हैं तो 100% उनको बेनिफिट मिलेगा। चलिए अपन बात करते हैं, जिस टॉपिक पर आप चर्चा कर रहे थे उसी को लेकर आज मैं शुरुआत करता हूं। देखो, जो आप कह रहे थे कि ये जो टॉपिक नहीं कराया उस पर लेकर हम बात करते हैं। एक तो आप बोल रहे थे द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहे थे सर ये आपने नहीं कराया, चलो इसको चर्चा कर लेते, पहले कर चुके अपन, आप देखोगे। एक आप बात कर रहे थे कि सर आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, और एक आपने बोला था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अरे देखो, बहुत इजी है ये, इनमें कुछ ही नहीं है। अगर देखा जाए तो अपन पहले ही कर चुके हैं, इसको अपन कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत को क्या बोलते हैं, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। आयतन प्रतिशत को अपन बोलते हैं स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, और इसको अपन बोल देते हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं, स्मॉल w अपॉन कैपिटल V, ठीक है। इस तरह की अपन चर्चा कर चुके थे, बस मैंने वहां प्रतिशत का जिक्र नहीं किया था। जब भी अगर प्रतिशत की जिक्र करें तो आप क्या कर दो, इंटू 100 कर दो यहां पर, ठीक है। तो बात करते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। इनके एक बार मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको, फिर इनके क्वेश्चन जो मैं एक साथ करा दूंगा सभी के, ठीक है। बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहेंगे। देखो, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है कि कोई भी विलयन है, ठीक है, किसी विलयन के यानी किसी विलयन में उपस्थित विलय के भार, यानी कोई भी विलयन है उसके अंदर जो विलय घुला हुआ है, तो अपन यूं कह सकते हैं कि विलय की वह मात्रा, विलय की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित हो, या यूं कह सकते हैं कि विलय के भार भागों की वह संख्या, दोनों तरह से परिभाषा बना सकते हैं। विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भाग में उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं अपन, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। या यूं कह सकते हो कि विलय की ग्राम में वह मात्रा, विलय की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो द्रव्यमान प्रतिशत का यहां लिखता हूं मैं, विलय की मात्रा लिख सकते हो या भार लिख सकते हो। विलय की मात्रा किसमें, ग्राम में, और नीचे आ जाएगा विलयन की मात्रा या विलयन का भार, कुछ भी लिख लो, विलयन की मात्रा लिख लो, कुछ भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी किसमें आ जाएगा, ग्राम में। अब प्रतिशत है तो क्या कर दो, इंटू 100 कर दो, बस यही है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। विलयन की मात्रा ग्राम में और विलयन की मात्रा ग्राम में और इंटू प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बात करते हैं आयतन प्रतिशत की, आयतन प्रतिशत। तो इसमें अपन क्या कहेंगे कि विलय की वह मात्रा, या ml में, विलय की वह मात्रा जो 100 ml विलयन में उपस्थित हो, विलयन की, क्योंकि v बाई वी है ना, आयतन आयतन प्रतिशत है, विलयन की वह मात्रा जो 100 ml विलयन में उपस्थित हो उसे अपन क्या कहते हैं, विलय की वह मात्रा जो 100 ml विलयन में उपस्थित हो उसे अपन क्या कहते हैं,
आयतन, आयतन या आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो ऊपर क्या जाएगा, विलेय की मात्रा और नीचे आ जाएगा विलयन का आयतन। ये दोनों किसमें है, एमएल में। विलयन का आयतन इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटू 100। अगला आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इसमें क्या कहेंगे, देखो कि सीधी सी परिभाषा है कि विलेय की वह मात्रा या विलेय की ग्राम में वह मात्रा, विलेय की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में उपस्थित हो। ठीक है, विलयन की ग्राम में वह मात्रा जो, सॉरी माफ कीजिएगा, विलेय की ग्राम में वह मात्रा, विलेय की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में उपस्थित हो, उसे अपन क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो ऊपर क्या जाएगा, विलेय का भार लिख सकते हो या विलेय की ग्राम में मात्रा, कुछ भी लिख लो, इतना कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी लिखो। मात्रा है तो मात्रा आयतन में हो सकती है, भार में हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। और नीचे आ जाएगा विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें, एमएल में, और इंटू क्या जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक छोटी सा और आता है, एक छोटा सा आता है, कहता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। इनकी भी मैं चर्चा कर ही देता हूं। ठीक है, इसका मतलब होता है 10 की घात 6 होता है, और एक होता है, या इसको शॉर्ट में लिख देते हैं मैं एक बार, पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम, और एक होता है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। देखो ये क्या होते हैं, देखो पार्ट्स पर मिलियन में क्या कहेंगे, यानी पीपीएम क्या होगा कि विलेय की वह मात्रा जो विलयन के यानी 10 की घात 6 विलयन में क्या उपस्थित हो, यानी विलेय की वह मात्रा जो, यानी यहां देता हूं मैं विलेय की मात्रा, और नीचे क्या जाएगा, विलयन का द्रव्यमान, द्रव्यमान लिख सकते हो, मात्रा लिख सकते हो, जैसे यहां नहीं, या मात्रा द्रव्यमान में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है कि विलेय की वह मात्रा जो 10 की घात 6 विलयन में क्या हो, उपस्थित हो। विलयन की वह मात्रा या विलयन की ग्राम में वह मात्रा जो 10 की घात 6 विलयन में उपस्थित हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, पीपीएम कहते हैं। जाएगा 10 की घात 6, और इसमें भी सेम डेफिनेशन होगी, लेकिन आज क्या क्या जाएगा यहां पर, इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, इंटू, यानी पीपीबी, पीपीबी इसमें अपन क्या कर देंगे, इंटू 10 की घात क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। बाकी दोनों में सेम है डेफिनेशन। जैसे इसमें होता है कि विलेय की वह मात्रा जो 10 की घात 6 विलयन में उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, पीपीएम कहते हैं। और उसी प्रकार से विलेय की वह मात्रा जो 10 की घात 9 विलयन में उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, पीपीबी कहते हैं। बस इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 की घात इंटू 9 करते ही क्या हो जाएगा, पीपीबी में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, पीपीबी में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आप जो बात कर रहे थे कि सर वो आपने टॉपिक नहीं कराए, तो ये हो गए, बस कुछ नहीं। देखो ये अपन ने W/W लिखा था, अब प्रतिशत में करना तो क्या कर दो, इंटू 100 कर दो। उसमें अपन ने लिखा था V/, इसको भी प्रतिशत में करना तो क्या कर दो, इंटू 100 कर दो। वहां पे अपन ने पहले किया था W/V, इसको प्रतिशत में करना तो इंटू क्या कर दो, 100 कर दो, सीधा सा हो गया। ये हो गया पीपीएम, ये हो गया पीपीबी। अब देखो मोलरता, मोलरता ये भले ही आपके टॉपिक यानी बुक के अंदर नहीं दे रखे हो, लेकिन इनके प्रश्न पूछे जाएंगे। आप पीछे के अगर किताब के पीछे देखोगे, पुस्तक के पीछे जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, उसमें अगर प्रश्न अगर आप देखोगे तो मोलरता, मोलरता से रिलेटेड प्रश्न दे रखे हैं। आगे अपन पढ़ने वाले हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, तो वहां पे भी अपने को इन टॉपिक की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए जो पढ़ा रहे हैं आप पढ़ते रहो, बाकी आपका प्यार मिल रहा है, आपके सभी के सहयोग से, आपके स्नेह से। जो चैनल है अपना सिंध का जो पहला एजुकेशन चैनल है अडानी एजुकेशन, जो 1000 सब्सक्राइब पार कर चुका है, आपने जो सहयोग दिया है उसके लिए आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आपका सहयोग बना रहे। अब देखो अपन इसके कुछ सामान्य प्रश्न कर लेते हैं। सामान्य प्रश्न ही कर रहे हैं, कोई इस तरह कोई हाई लेवल के प्रश्न नहीं है। देखिए पहला प्रश्न अपन करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत का। प्रश्न है कि 10 ग्राम यूरिया से 400 ग्राम विलयन तैयार किया गया। 10 ग्राम यूरिया से कितना विलयन बनाया गया, 10 ग्राम यूरिया से 400 ग्राम विलयन तैयार किया गया है। तो यूरिया का विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत यानी स्मॉल w बाई कैपिटल W प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है, अपने को निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत यानी स्मॉल w बाई कैपिटल W प्रतिशत निकालना है। अपन लिख चुके थे पहले, देखो मैंने बताया था जिस प्रकार से स्मॉल w यानी ये क्या होता है, विलेय, क्या होता है विलेय का भार, और नीचे अपन कैपिटल यानी क्या होता है, विलयन का आयतन, और इनटू क्या कर देंगे अपन, क्या कर देंगे, ये 100 कर देंगे, प्रतिशत है तो। ठीक है, अब देखो यूरिया कितना लिया अपन ने, 10 ग्राम, तो ऊपर तक आ जाएगा 10, और नीचे आ जाएगा विलयन का विलयन का द्रव्यमान कितना है, 400। तो ये क्या जाएगा,
नीचे क्या जाएगा 400 इंटू क्या जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, बस ये आंसर है और कुछ नहीं। ठीक है, यानी क्या जाएगा ये 10/, क्या जाएगा 4, इसको काटोगे तो क्या जाएगा ये 5/2। फिर आप करना चाहो बोले 2.5 क्या जाएगा स्मॉल w बाई कैपिटल W, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से एक सीधा सा प्रश्न आता है, ऐसा कुछ विशेष नहीं है इनके अंदर। देखो नॉर्मली प्रश्न है। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, जैसे आपको दे रखा है कि अपन जानते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब ऊपर क्या होता है विलय और नीचे क्या आता है विलियन, और इंटू 100 द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब विलय आपको दे रखा है। देखो पता आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा, जो कम मात्रा में होगा वो है विलय। तो कम मात्रा में भाई यूरिया है 10 ग्राम, तो अपन रख देंगे 10 ऊपर, और नीचे विलियन यानी कितना विलियन बनाया 400 ग्राम, तो नीचे क्या जाएगा 400, और प्रतिशत की बात कर रहा है तो इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बस सोल्व कर लो, आंसर है, सीधा सा है, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। ठीक है, बहुत इजी। देखो अगला प्रश्न करते देखिए। अब अगला प्रश्न है कि 200 ml विलियन, देखिएगा 200 ml विलियन जिसमें 20 ml एथेनॉल गुला हुआ है। 200 ml विलियन जिसमें 20 ml क्या गुला हुआ है एथेनॉल गुला हुआ है। तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये भी सीधा सा है। ठीक है, ऊपर क्या जाएगा विलय, विलय ने कितना 20 ml एथेनॉल है, और विलियन कितना बनाया अपन ने 200 बनाया, कितना बनाया 200 ml, ये क्या जाएगा 200। ठीक है, और इंटू क्या जाएगा ये 100 आ जाएगा, ये भी सीधा सा हो गया। देखो यानी ये कितना आ जाएगा 10% V/V, क्या जाएगा V/V, सीधा सा। ठीक है, तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं यार, बहुत इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है इनके अंदर, बहुत इजी है ये। ठीक है, तो ये भी सीधा सा हो गया। अब इनके कुछ क्वेश्चन देखो, स्पेशल है कि प्रश्न उत्तर की, मैं जब बार बार कह रहा हूं कि प्रश्न उत्तर की एक विशेष सीरीज यानी एक विशेष वीडियो बनाऊंगा जिसमें से अध्याय से किस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पुराने कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे गए, अलग से एक पूरा वीडियो बना के सेपरेट आपको कराएंगे। तो इसलिए घबराए नहीं, जो नॉर्मल जो टॉपिक है उसका कंसेप्ट समझ लो। अगर कंसेप्ट अगर समझ में आ गया ना, कहते हैं नब्ज अगर पकड़ में आ गया ना, तो बीमारी अपना पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, अगला देखते, देखिए अगला बहुत ही शानदार प्रश्न देखो, 10% W/V सोडियम हाइड्रोक्साइड का 500 ml विलियन बनाने के लिए कितने ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता होगी। 10% आपको W/V दे रखा है। देखो इसका मतलब ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो गया, द्रव्यमान आयतन दे रखा है आपको W/V, यानी ये 10% आपको दे रखा है W/V। ठीक है, कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, आपको बनाना क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कितना बनाना है रे, अपने को बनाना है कितना 500 ml बनाना है, कितना बनाना है 500 ml, और इंटू क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसको ओपन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका सीधा सा कितना जाएगा 50 ग्राम, यानी कितनी आवश्यकता होगी 50 ग्राम, यानी 10% W/V सोडियम हाइड्रोक्साइड का 500 ml विलियन बनाने के लिए अपने को कितने ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए 50 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता होगी। कितने की 50 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता होगी। क्लियर, ये भी हो गया। देखो बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगला आता है देखो 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम है, तो पीपीएम में फ्लोराइड आयनों का सांद्रण कितना होगा। ये कह रहा है कि 500 ग्राम का कोई एक टूथपेस्ट है, पतंजलि वाला ले लो, चलो स्वदेशी। ठीक है, 500 ग्राम टूथपेस्ट में, अब आप कहोगे सर वो तो आयुर्वेदिक है, देखो फ्लोराइड वगैरह तो मिला होता है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। ठीक है, 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम है, तो पीपीएम में फ्लोराइड आयनों का सांद्रण कितना होगा। देखो पीपीएम का मतलब तो सबसे पहले अपने को समझना होगा पीपीएम का मतलब क्या होता है। पीपीएम का मतलब होता है 10⁻6 होता है, कितना होता है 10⁻6 होता है। ठीक है, तो अपन पीपीएम की बात कर रहे हैं, पीपीएम में बात कर रहे हैं, तो ऊपर तो क्या जाएगा देखो विलय, विलय यानी कितना क्या गुला हुआ है कम से कम, देखो फ्लोराइड कितना गुला हुआ है 0.2, और विलियन जो अपने पास टूथपेस्ट कितना है 500 ग्राम। ठीक है, इंटू पीपीएम यानी 10⁻, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁻6। सोल्व कर लो इसको, इसको आप सोल्व करोगे तो आएगा लगभग आपके 400 के समथिंग आएगा, 400 ppm, कितना जाएगा 400 ppm। ये फ्लोराइडो का क्या होगा सांद्रण होगा, लगभग बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेट आप करके देख लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें ऐसा कोई विशेष कुछ नहीं है, फिर भी आपकी मांग थी, आप बार बार कह रहे थे सर वो टॉपिक कराओ, ये किताब में दे रखा है, पता नहीं आपको घबराहट हो रही थी, क्या हो रहा था, जो भी हो रहा था, लेकिन ये टॉपिक एक सीधा सा था, इजी प्रश्न है, वो अपन ने करवा दिया। और इनसे रिलेटेड बहुत कम प्रश्न वैसे पूछे जाते हैं, फिर भी देखो किस प्रकार के प्रश्न जो आगे हैं, जैसे मुख्य रूप से मैंने बताया आपको मोलरता है, मोललता है, ये दो टॉपिक तो आप
बांध के चलिए कि इनसे तो प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, किस टाइप के प्रश्न बनते हैं और इनको भी किस प्रकार से उसके साथ ले सकते हैं अपन आगे, इनके बारे में जब अपन पूरे चैप्टर का पोस्टमार्टम करके देखेंगे तो वहां अपन और चर्चा करेंगे। अगला जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको अपन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है विलेयता। अपना जो अगला टॉपिक है क्या है, विलेयता। विलेयता को लेकर अपन चर्चा करते, देखिए ये पानी और लेके आओ यार, इसमें तो ज्यादा ठंडा मत लाना, नॉर्मली गला ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, देखिए बात करते हैं अपन विलेयता की। विलेयता क्या होती, देखो कोई भी आपके पास क्या है, एक पात्र है, जैसे ये कोई पात्र है, ठीक है, मैं इसके अंदर क्या भर देता हूं, जल भर देता हूं। मैंने इसके अंदर क्या भर दिया, जल भर दिया, H2। मान लेते हैं कि 250 ml है, कितना है, 250 ml। अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं, नमक घोल रहा हूं। सबसे जैसे एग्जांपल यही है अपने लिए, NaCl सोडियम क्लोराइड। मान लो मैंने इसमें घोला कितना, 2 ग्राम, कितना घोल दिया, 2 ग्राम। तो आप कहोगे सर ये तो हो गया विलायक और ये क्या हो जाएगा, विलेय। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अपन सारी चीजें इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। ये क्या हो जाएगा, विलेय। अब टेम्परेचर निश्चित है, मुझे तापमान को कोई चेंज नहीं करना है। ये जो रूम है अभी एट प्रेजेंट टाइम में, इसका जो टेम्परेचर है लगभग, देखो एसी तो लगी हुई नहीं है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर जो है अप्रोक्सीमेट आप मान सकते हो कि 30-35 के समथिंग है इसका। ठीक है, इतना गर्म भी नहीं है, बाहर जितना वातावरण उतना गर्म रूम नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा कि ये जल है यानी विलायक है, ये विलेय है, टेम्परेचर फिक्स है, यानी निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की निश्चित मात्रा क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। क्लियर, निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की निश्चित मात्रा ही क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। देखिएगा, निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की निश्चित मात्रा क्या कहलाती है, उस विलयन की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। क्लियर। अब अपन बात करते हैं कि आपके पास कोई विलायक है और उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, कोई विलेय घोल रहे हैं, कोई विलेय उसके अंदर घोल रहे हैं, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। अब अभी यहां पर अपन जो मुख्य रूप से चर्चा करेंगे, 2 प्रकार की चर्चा करेंगे। एक तो अपन क्या करेंगे, विलायक के अंदर ठोस को घोलेंगे, एक अपन घोलेंगे गैस को घोलेंगे। किसको घोलेंगे, गैस को घोलेंगे। द्रव का डिटेल में पढ़ेंगे, जहां अपन राउल्ट के नियम के बारे में बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो आगे अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ठोसों की विलेयता को, द्रव में ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले, द्रवों में ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। मेरी हिंदी पे कोई शक ना करे रे, साइंस में वैसे हिंदी कोई मतलब नहीं है, कौन सी मात्रा कहां लग रही है, इट डजंट मैटर। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि ये अपन 11th में पढ़ चुके, आप कहोगे सर कब पढ़ा, पढ़ चुके हैं। देखिए, ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। मान लो कि मेरे पास चीनी है, वो छोटी छोटी आंखों वाले नहीं, शक्कर, ठीक है, उस चीनी को मैं क्या कर रहा हूं, जल के अंदर घोल रहा हूं। तो ऐसे कौन कौन से कारक होंगे जो उसको प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहले जो कारक आता है, देखो उसको अपन लेते हैं। पहला जो कारक आता है प्रभावित करने वाला कारक, वो कौन सा है, पहला कारक आता है माध्यम का प्रभाव। माध्यम का प्रभाव, या आप यूं कह सकते हो विलेय विलायक का प्रकार क्या है, विलेय का प्रकार कैसा होता है, विलेय का कैसा प्रकार है, उसके बारे में। ठीक है, इसको लेकर सीधा सा ध्यान रखना कि समान समान को घोलता है, बस ये कंसेप्ट याद रख लो, समान समान को घोलता है, समान समान को, माध्यम का प्रभाव यानी समान समान को घोलता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो इधर, जैसे मान लो मेरे पास जो विलायक है वो कैसा है, अध्रुवीय है, विलायक कैसा है, अध्रुवीय है, और विलेय भी कैसा है, अध्रुवीय है। ठीक है, या मेरे पास विलायक कैसा है, ध्रुवीय है, विलायक कैसा है, ध्रुवीय,
और विलय भी कैसा है, ध्रुवीय है। विलय भी कैसा है, ध्रुवीय है। आपको कि सर उदाहरण जैसे अध्रुवीय के लिए मान लो मैं विलय ले लेता हूं, मान लो मैं ले लेता हूं बेंजीन, विलायक कौन सा ले लेता हूं, बेंजीन, और इसके अंदर मैं मान लो तेल घोल रहे हैं, वसा घोल रहा हूं, इधर मैं विलायक ले लेता हूं मान लो जल, और इधर ले लेता हूं मैं NaCl सोडियम क्लोराइड। अब ध्रुवीय और अध्रुवीय क्या होते हैं ये बताने की जरूरत नहीं, 11वीं क्लास के अंदर सब पढ़ चुके हो, विद्युत ऋणता के आधार पर ये क्या होते हैं अपन अच्छे से बात कर चुके हैं इनके बारे में, ठीक है। ध्रुवीय क्या होते हैं, अध्रुवीय क्या होते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। विद्युत ऋणता के अगर यानी दो पर कोई भी अणु है, कोई भी अणु जैसे अपन पहले पार्ट के अंदर पढ़ा था अपन ने ध्रुवीय और अध्रुवीय ठोसों के बारे में, कोई भी अणु है अगर उसके अंदर जो परमाणु है उसमें दोनों की विद्युत ऋणता अगर लगभग बराबर होगी तो कैसा होगा, अध्रुवीय, और यदि उनकी विद्युत ऋणता में क्या होगा, अंतर होगा तो वो कैसा होगा, ध्रुवीय होगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस वसा को यानी तेल को अगर बेंजीन में घोलता हूं तो ये घुलेगा, ये घुलेगा, और यदि मैं सोडियम क्लोराइड को अगर जल में घोलता हूं तो यानी नमक को घोलता हूं तो ये घुलेगा, ये घुलेगा। यानी अगर यदि ध्रुवीय विलायक हो और ध्रुवीय क्या हो, विलय हो, तो उनकी विलयता क्या होगी, अधिक होगी। यानी अपन कह सकते हैं कि यदि ध्रुवीय विलय को ध्रुवीय विलायक में मिलाया जाए, यदि ध्रुवीय विलय को ध्रुवीय विलायक में मिलाया जाए तो आसानी से घुलेगा, उसी प्रकार से अध्रुवीय विलय को अध्रुवीय विलायक में मिलाया जाए तो आसानी से घुल जाएगा। लेकिन यदि अध्रुवीय विलय को अगर ध्रुवीय विलायक में घोला जाए, अध्रुवीय विलय को यदि ध्रुवीय विलायक में घोला जाए तो वो उसमें विलय नहीं होता। यानी आप जानते हो पानी है, पानी में अगर अपन तेल मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, पानी के अंदर तेल मिक्स नहीं होगा, क्योंकि तेल क्या है, अध्रुवीय है, जबकि जल क्या है, ध्रुवीय है। इसलिए समान को घोलता है, यही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलेगा, यदि ध्रुवीय को अध्रुवीय में घोलोगे तो नहीं घुलेगा। क्लियर। तो पहला आ गया आपका माध्यम का प्रभाव, ये अपन ने देख लिया, ठीक है। दूसरा बात करते हैं अपन, दूसरा प्रभावित करने वाला कारक कौन है, दूसरा जो कारक आता है वो आता है ताप का प्रभाव। दूसरा कारक आता है ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, ठीक है। देखिएगा सीधे से अपन बात करते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास एक पात्र है, सर पात्र बहुत लेते हो आप, एक दूसरा पात्र और भी है, लो मेरी मर्जी मैं लूं ना लूं कुछ भी लूं, ठीक है। दो पात्र ले लिए मैंने, बहुत खूबसूरत है, ठीक है। अब इन दोनों में मैंने भर रखा है, जल भर रखा है, दोनों में मैंने क्या भर रखा है, जल भर रखा है। इसके अंदर मैं पदार्थ मिलाता हूं, कोई ए पदार्थ मिलाता हूं, और इसको मैं स्पर्श करके देखता हूं, ठीक है, ये ठंडा हो रहा है, इसका मतलब उसने उष्मा क्या कर ली, ग्रहण कर ली, ठीक है। इसके अंदर भी मैं कोई पदार्थ भी मिलाता हूं, इसको मैं टच करके देखता हूं, ये कैसा हो गया, गर्म हो गया, यानी इसका तापमान बढ़ रहा है, इसका तापमान क्या हो रहा है, घट रहा है। आप कहोगे सर यहां पर अगर आपने ए पदार्थ को मिलाया, इसका तापमान कम हो गया, इसका मतलब इसकी जो उष्मा थी क्या कर ली गई, ग्रहण कर ली गई, क्या कर ली गई, ग्रहण कर ली गई। यानी आप कहोगे सर ये उष्मा शोषी प्रक्रम है, यानी ये गलने के लिए क्या कर रहा है, उष्मा का क्या कर रहा है, अवशोषण कर रहा है। समझिएगा, बिल्कुल देसी एग्जांपल से समझा रहा हूं, ये क्या कर रहा है, गलने के लिए। मेरे पास एक पात्र है जिसके अंदर जल भरा हुआ है, उसके अंदर मैं कोई पदार्थ मिला रहा हूं, और जब वो पदार्थ इसके अंदर गल रहा है, यानी गलने के लिए क्या कर रहा है, उष्मा ग्रहण कर रहा है, यानी ये कौन सा प्रक्रम हो गया, उष्मा शोषी प्रक्रम हो गया। यानी अपन कह सकते हैं इसको गलने के लिए उष्मा चाहिए, अगर इसका विलयन बनाना है तो क्या चाहिए, उष्मा चाहिए। और दूसरा यहां मैंने देखा कि ये गलने के लिए क्या कर रहा है, जब इसमें गल रहा है तो उष्मा क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या जो चूना होता है, चूने को जब अपन जल में डालते तो आपने देखा होगा उष्मा क्षेपी प्रक्रम होता है, भाप निकलती है जबरदस्त तरीके से, ठीक है। अब बताइए, आप खुद बताइए कि यहां पर जब मैंने इसको मिलाया तो उष्मा क्या हो रही है, मुक्त हो रही है, यानी इसको उष्मा की आवश्यकता नहीं है, मारकर गिर गया, इसको उष्मा की आवश्यकता नहीं है, जबकि इसको गलने के लिए उष्मा की आवश्यकता है। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो प्रक्रम है ये कौन सा है, उष्मा शोषी है, क्योंकि ये गलने के लिए उष्मा काम में ले रहा है। और ये प्रक्रम कैसा है, उष्माक्षेपी है। कौन सा प्रक्रम है, उष्माक्षेपी, उष्मा मुक्त कर रहा है, यानी ये उष्मा शोषी है, यानी इसको गलने के लिए उष्मा की आवश्यकता है, इसको उष्मा चाहिए। और जैसे अपन ने इसको मिलाया और अपन ने इसको क्या किया, गर्म किया, तो अच्छा ही तो कर रहे हैं, इसको उष्मा चाहिए थी, अपन ने ताप दिया, गर्म किया, अच्छा काम किया, तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी, विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि इसको ताप की आवश्यकता थी। दूसरी अपन बात करते हैं उष्माक्षेपी प्रक्रम में, यानी जब अपन इसको इसके अंदर मिलाते तो उष्मा क्या होती है, मुक्त होती है,
इसको उष्मा चाहिए नहीं, जो है इसको क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, और फिर अपन और इसको क्या कर रहे हैं, नीचे से गर्म कर रहे हैं, तो भाई इसको उष्मा चाहिए ही नहीं, और आप इसको उष्मा दे रहे हो तो क्या गलेगा, क्या नहीं गलेगा। यानी सीधे सी भाषा में अपन कहें कि यदि अभिक्रिया जो है अगर उष्मा शोषी है, यदि अभिक्रिया क्या है, उष्मा शोषी, जब आप किसी ठोस को द्रव में घोल रहे हो, जब किसी ठोस को द्रव में घोला जाता है, तो यदि अभिक्रिया उष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, और यदि जब किसी ठोस को द्रव में घोला जाता है तो यदि अभिक्रिया क्या है, उष्माक्षेपी है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, घटेगी। बस यही सार है इसको इतना सा लिखने का। सीधा सा समझ लेना कि यदि अभिक्रिया उष्मा शोषी हो तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, और यदि अभिक्रिया क्या हो, उष्माक्षेपी हो, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, घटेगी। क्लियर। तो ये हो गया ताप का प्रभाव। अगला हम बात करते हैं कणों का आकार या विलेय कणों का आकार। विलेय कणों का आकार, फिर से दो पात्र ले लेते हैं, ये पहला पात्र, ये दूसरा पात्र, इस बार नॉर्मल ले रहे हैं, इतना महंगा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो मैं गोल रहा हूं, इसके अंदर जो मैं विलेय गोल रहा हूं, इसके ये बड़े बड़े कण हैं, और इसके अंदर जो मैं विलेय गोल रहा हूं, इसके ये छोटे छोटे कण हैं, दोनों मान लो शक्कर है, ठीक है। ये भी चीनी है और ये भी चीनी है। अब अपनी भाषा में इसको क्या बोलता है, क्या बोलते हैं इसको, बड़े बड़े जो डेले होते हैं, हाकर, ठीक है। इसको गोल रहा हूं, इसको गोल रहा हूं। अब आपको तो बताओ कि दोनों में से पहले कौन गुजरेगा, इसके कण बड़े हैं, इसके कण छोटे हैं, ठीक है, तो दोनों में से पहले कौन गुलेगा, ये गुलेगा। यानी अपन कह सकते हैं यदि विलेय कणों का आकार क्या है, छोटा है, तो विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। सीधा सा, यदि विलेय कणों का आकार क्या है, छोटा है, यदि विलेय कणों का आकार क्या है, छोटा है, तो विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। यदि विलेय कणों का आकार क्या है, छोटा है, तो विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तीन कारक हो गए प्रभावित करने वाले। चौथा कारक दाब का प्रभाव, इंपॉर्टेंट है, दाब का प्रभाव। अब एक आप खुद अंदाज लगाओ कि आपके पास एक पात्र है जिसके अंदर जल भरा हुआ है, उसके अंदर आप शक्कर घोल रहे हो, फिर आप उस पर कोई दाब लगा रहे हो, तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। सीधा सा ये प्रश्न पूछा गया है कि क्या ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव पड़ता है, यदि नहीं तो क्यों, ठीक है। तो सीधी सी भाषा में देखो, ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। पहले पार्ट में पढ़ चुके अपन, ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, नहीं वो संपीड़ित नहीं होते, कंप्रेस नहीं होते, दबते नहीं है, इसलिए ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखिएगा, ठोसों की द्रव में विलेयता पर ताप का कोई प्रभाव, सॉरी, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर। तो ये अपन ने बात कर ली किसकी, ठोसों की द्रव में विलेयता। अगला जो अपन टॉपिक बात कर रहे हैं वो है गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। प्रोसेस वही सीधा सा, पहला आता है माध्यम का प्रभाव। देखो यदि कोई गैस है उसका आयनीकरण आसानी से हो जाता है, यानी द्रव के अंदर, जब जिस द्रव के अंदर आप घोल रहे हो, गैस को आप जिस द्रव के अंदर घोल रहे हो, यदि वो गैस उस द्रव में क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है, तो उसका जो उसकी जो विलेयता होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी विलेयता क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी यदि किसी गैस का क्या हो जाता है, किसी द्रव में क्या हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है, यूं या यूं कह सकते हैं, यदि कोई गैस उस द्रव से क्या कर लेती है, क्रिया कर लेती है, तो उसकी विलेयता क्या होगी, ज्यादा होगी। यदि किसी गैस का किसी विलायक में क्या हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है, तो उस गैस की विलेयता क्या होगी, ज्यादा होगी, उस गैस की विलेयता क्या होगी, ज्यादा होगी। या यूं कह सकते हैं कि कोई ध्रुवीय गैस है तो ध्रुवीय विलायक में ज्यादा उगली होगी, उसी प्रकार से कोई अध्रुवीय गैस है तो क्या होगी, अध्रुवीय विलायक में क्या होगी, ज्यादा उगलेगी। नहीं, सीधा सा वही प्रोसेस लगाना है, समान समान को गोलता है, समान समान को गोलता है, इसमें वही प्रोसेस लगेगा जो अपन ने किसमें लगाया था, ठोस में लगाया था। दूसरा था गैस की प्रकृति। देखो गैस की प्रकृति में अपन कह सकते हैं कि जिन गैसों का द्रवीकरण क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है,
यानी जो गैस है आसानी से किस अवस्था में आ जाती है, द्रव अवस्था में आ जाती है। और अपन जानते हैं द्रव अवस्था में आती है वो क्या होगी, भारी होगी, तो उसकी विलेयता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो जिन गैसों का द्रवीकरण जो है आसानी से हो जाता है, जिन गैसों का द्रवीकरण आसानी से हो जाता है, उन गैसों की विलेयता क्या होती है, ज्यादा होती है। अब सीधा सा कंसेप्ट करना है कि जिस गैस का अणुभार ज्यादा होगा उसका द्रवीकरण भी ज्यादा होगा, जिस गैस का अणुभार ज्यादा होगा उसका द्रवीकरण आसानी से होगा। तो ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम्पल लिखने से मतलब है नहीं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आता है, गैसों के नाम लिखे होते हैं और लिखा होता है कि निम्न में से किस गैस की विलेयता ज्यादा होगी। तो आप अणुभार निकाल लो, जिस गैस का अणुभार ज्यादा होगा उस गैस की विलेयता ज्यादा होगी। इसलिए एग्जाम्पल लिखने की जरूरत ही नहीं है, अणुभार ज्यादा, द्रवीकरण ज्यादा होगा, विलेयता ज्यादा होगी। ठीक है, सीधा सा निकाल सकते हैं अपन, जिस गैसों का द्रवीकरण आसानी से हो जाता है उन गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है, ज्यादा होती है। अगला आता है ताप का प्रभाव। अगला आता है ताप का प्रभाव। देखो ताप के प्रभाव की बात करें, जैसे मान लो अपन बात करते हैं, ये एक पात्र है आपके पास, यहाँ पर इसके अंदर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, और इसके अंदर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या होंगे, गैस के अणु जो है इसकी सतह को यानी द्रव की सतह पर स्थान ग्रहण करते हैं, अपन जानते ही है। नॉर्मली आपने कोई टेम्परेचर नहीं, मतलब कोई दबाव नहीं लगा रखा, फिर भी अगर अपन बात करें नॉर्मल जल भरा हुआ है तो उसके अंदर गैस के अणु तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको गर्म करता हूँ, समझना। एक नॉर्मल मेरे पास एक भगोना है, सीधी सी भाषा में बात कर रहा हूँ, आसिन की लैंग्वेज में, मेरे पास एक भगोना है, भगोने के अंदर मैंने क्या भर रखा है, पानी भर रखा है। अभी मैंने उसमें कुछ नहीं किया, नॉर्मल मैंने पानी भर के रख रखा है, तो बताओ उसके अंदर गैस होगी नहीं होगी? आप कहोगे सर गैस होगी। नॉर्मल कोई भी है कि निर्वात कभी हो नहीं सकता, कोई ऐसा माध्यम नहीं है जहां गैस नहीं है। ठीक है, जल भरा हुआ है, जल के अंदर गैस के अणु होंगे। ठीक है, अब खुद सोचो कि अगर मैं उसको क्या करता हूं, गर्म करता हूं, तो अंदर जो गैस के अणु है उस गैस के अणु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वो क्या करेंगे, इस द्रव की सतह को छोड़कर क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, गर्म करने के कारण गैस के अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिसके कारण द्रव की सतह को छोड़कर क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। यानी सीधी सी भाषा में अपन कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता क्या होती है, घटती है। ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता क्या होती है, घटती है। ठीक है, लेकिन दो गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ये अपवाद ध्यान रख लेना। ये दो ऐसी गैसें हैं जिनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि इन गैसों का जो गुलना क्या है, कौन सा प्रक्रम है, उष्माशोषी प्रक्रम। यानी जब इन गैसों को द्रव में बोला जाता है तो जो प्रक्रम होता है कैसा होता है, उष्माशोषी होता है। इसलिए इन दोनों गैसों को छोड़कर बाकी जो गैसें हैं उन पे ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता क्या होगी, घटेगी, जबकि इनकी दोनों की विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। अब बात करते हैं जो लास्ट फैक्ट जो अपन ने बात किया था ठोस में कि दाब का प्रभाव, ठोसों पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अपन बात करते हैं गैसों की जो विलेयता है उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। दाब का प्रभाव, या जिसे अपन कह सकते हैं हेनरी का नियम, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी का नियम। ठीक है, अब आगे आपकी बायोलॉजी की क्लास है, इसलिए ये टॉपिक आज हम नहीं कर पाएंगे, इसको हम अगली क्लास में एक स्पेशल हेनरी के नियम से ही एक अलग से वीडियो बनाएंगे, अपन कल बनाएंगे इसका वीडियो। ठीक है, यदि आपको ये कक्षा पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अडानिया एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ और पढ़ाई करते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।